नमस्कार दोस्तों। आपको तो पता ही है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके पेंशन से संबंधित ईपीएफ से संबंधित कई परेशानियों को दूर करने के लिए वीडियो बनाता हूं। तो इसी कड़ी में आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो है यदि कोई सदस्य आने वाले 1 साल 2 साल में पेंशन के लिए अप्लाई करने वाला है तो उसके पहले उसे किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि जब वो पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म डी अप्लाई करे भरे तो उसका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और एक ही बार में स्वीकार हो जाए। उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आएगा पूरा ध्यान से देखने के बाद भी, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सदस्य 50 वर्ष की आयु के बाद गैर अंशदायी अवधि को घटाकर 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी करने पर रिड्यूज पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। आप सोच रहे हो कि रिड्यूज पेंशन क्या है? रिड्यूज पेंशन का अर्थ ये होता है कि आपको 58 वर्ष में जितना पेंशन मिलना चाहिए, यदि आप 50 वर्ष के उम्र में पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4% के अप्रॉक्सीमेट कम पेंशन मिलता है। उसको बोलते हैं रिड्यूस, यानी कि घटा हुआ पेंशन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको यह बात पता ना हो और 50 वर्ष की उम्र में आप अप्लाई कर दें और आपको कम पेंशन मिले, तो बाद में आप फिर इसको सुधार भी नहीं करवा पाएंगे। सदस्य 58 वर्ष की आयु के बाद गैर अंशदायी सेवा अवधि घटाकर 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरा करने के बाद सुपर एनुएशन पेंशन के लिए पात्र हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 वर्ष मैंने सर्विस कर लिया, जैसे 10 वर्ष का मतलब ये हुआ कि 120 महीना, 12 महीना मतलब 1 साल, 120 महीना मतलब 10 साल। बहुत सारे सदस्यों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि वह 10 वर्ष की सर्विस कर लिया तो वह पेंशन के लिए हकदार हो गया। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहता है। उस कन्फ्यूजन को पहले आप समझिए कि यदि आपने 120 महीना काम किया और उसमें आपका एनसीपी डेज 200 दिन है, तो आपके उस 120 महीना में से 200 दिन माइनस हो जाएगा। यदि आपके 120 दिन महीने से 200 दिन माइनस होगा तो आपका घट कर सर्विस 10 साल से कम हो जाता है। ऐसे में आपके पेंशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो जब आप पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरते हैं तो इस चीज़ को अवश्य चेक कर लें। आपका एनसीपी डेज आपके पासबुक में दिख जाएगा। अगर आपको एनसीपी से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में 2 वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। दावा भरने से पहले सदस्य को अपने यूएन की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। सदस्य यूएन में जब ओपन करेंगे, आपके यूएन अकाउंट ओपन करेंगे, तो वहाँ पे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, नौकरी ज्वाइन करने की तिथि, बैंक विवरण आदि सही है या नहीं, ये सब चेक अवश्य कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे अवश्य सही करा लें। ये भी जांच कर लें कि आपके सभी ईपीएफ अकाउंट, यदि आप पिछले 2-3 कंपनी में काम किया है तो सभी कंपनियों का पीएफ अकाउंट एक ही पीएफ में, नए वाले पीएफ में ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उसे भी अवश्य सही करा लें। अगला है, पेंशन फॉर्म भरने से पहले ये देख लें कि आप जिस शहर में पेंशन लेना चाहते हैं वहाँ के कौन सा बैंक ईपीएफओ पेंशन देता है। यह जरूरी है जांच करना। इसकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा कि कौन सा आपका नियरेस्ट ब्रांच ईपीएफ पेंशन देता है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपका खाता केवल इन्हीं में से किसी एक बैंक में होना चाहिए। ज्वाइंट खाते के सदस्य का नाम पहले होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान सदस्य के, यदि आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें जो सदस्य हैं उन सदस्य का नाम पहले होना चाहिए।
यदि सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इस मामले में सभी पात्र दावेदारों के लिए अलग अलग बैंक खाता होना चाहिए। अर्थात आपने नॉमिनी में अगर 3 आदमी का नाम डाल रखा है तो तीनों आदमी का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। ऑनलाइन 10D कैसे भरना है, यदि आपको जानना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं इससे संबंधित एक नया वीडियो बनाकर डाल दूंगा। यदि आप खुद से फॉर्म 10D भर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद से भर लीजिए। बस जो मैं आपको पॉइंट्स या बिंदु बता रहा हूँ चेक करने के लिए, वो ज़रूर चेक कर लें फॉर्म भरने से पहले। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी छोटा छोटा रिप्लाई कर दूंगा। जब आप फॉर्म 10D भरते हैं उस वक्त आपके सभी सदस्यों का आधार कार्ड अटैच करना अनिवार्य है। साथ ही साथ पति पत्नी का 3 संयुक्त फोटो अपने नियोक्ता यानी कि अपने कंपनी से सत्यापित कराकर उसे भी अटैच करें। यदि मृत्यु दावा है तो, अगर कोई सदस्य मर गया है और उसकी दावा है तो परिवार के सारे एलिजिबल मेंबर्स के 3 फोटो को नियोक्ता द्वारा यानी कि आपकी कंपनी द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न यानी कि अटैच करना जरूरी है। ध्यान रहे कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ओवर राइटिंग, कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपका दावा फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसके लिए आपको कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले इस वीडियो में बताया कि आप अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ज़रूर चेक कर लें। उसी कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि आप अपना आधार कार्ड में नाम चेक करें और पीएफ में अपना नाम चेक करें। दोनों का नाम अगर सही मैच हो रहा है आधार और पीएफ में तो बिल्कुल सही है। अन्यथा यदि आधार में नाम कुछ डिफरेंट है, अलग है, और पीएफ में नाम अलग है तो आपको आधार सेवा केंद्र पर जाकर आधार में सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा आता है कि अगर आपके केवाईसी में आपका बैंक खाता, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट में नाम यदि पीएफ के डेटाबेस से मैच नहीं करता है फिर भी आपका दावा खारिज हो जाता है। बार बार दावा खारिज होना और लेट होने से आपको परेशानी हो सकती है। तो आप जब फॉर्म 10D भरने वाले होते हैं तो उसके पहले ही आप इन सभी चीज़ों को चेक कर लें। जैसे कि अगर आपका 1 साल बाद रिटायरमेंट होने वाला है और 1 साल के बाद अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको फॉर्म 10D भरना है तो आप पहले ही इन सभी चीज़ों को चेक कर लें। उसमें मुख्य जो है वो है आपका नाम, आधार का जो रिकॉर्ड में नाम है उसमें, बैंक अकाउंट में नाम, आधार में नाम, पीएफ में नाम, पैन कार्ड में नाम, सभी जगह एक जैसा होना चाहिए। सरनेम पहले, सरनेम बाद में ऐसा नहीं चलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, एक बिंदी का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है कि आजकल बहुत सारे बैंक आपस में विलय हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हर बार आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कहीं आपका बैंक भी विलय तो नहीं हुआ किसी बैंक में। अगर हुआ है तो आपका आईएफएससी कोड चेंज हुआ रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल में जाकर केवाईसी अपडेट करना होगा और अपने नियोक्ता से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप अपने जन्म तिथि, अपने नाम में सुधार करवा सकते हैं। उसी प्रकार आपके पिताजी का नाम में कुछ डिफरेंस है उसे भी सुधार करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो गलती होती है वो है ज्वाइंट अकाउंट। यदि आपने ज्वाइंट अकाउंट अटैच किया हुआ है, ज्वाइंट अकाउंट का नंबर आपके पीएफ में डाला हुआ है, तो पीएफ अगर आपके वाइफ के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उसको स्वीकार कर लेती है, लेकिन यदि दूसरे किसी के साथ ज्वाइंट खाता है तो उसे अस्वीकृत कर देती है। यदि आपने गलत फॉर्म का चुनाव करते हैं फिर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सभी रिजेक्शन से बचने के लिए, आपके क्लेम को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए आपको मैं जितने भी पॉइंट्स बताया हूँ उसको अवश्य चेक कर लें और चेक करने के बाद ही आप अप्लाई करें जो भी फॉर्म आप भरते हैं।
कई जगह पे यह देखा गया है कि आपके एम्प्लॉयर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपका डेट ऑफ एग्जिट कुछ गलत डाल देते हैं। ऐसे कंडीशन में भी आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसे भी अवश्य चेक कर लें कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों सही सही भरा हुआ है या नहीं। कई बार जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जैसे कि कैंसल चेक, पासबुक का फ्रंट पेज, तो वो बिल्कुल धुंधला होता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अपलोड करने के बाद वो धुंधला नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ही अपलोड करें। जेरॉक्स कॉपी में ऐसा प्रॉब्लम हमेशा आता है। ज़्यादातर लोग जेरॉक्स कराने के बाद उसको अपलोड करते हैं, तो ऐसे में धुंधला दिखता है और धुंधला दिखने से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके के चेक में आपका नाम नहीं दिखता है, प्रिंट नहीं होता है, वैसे चेक आप अपलोड कर देते हैं तो भी आपका दावा रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अब आप बार बार अप्लाई करेंगे और बार बार रिजेक्ट होगा तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। एक बार रिजेक्ट होने से और दूसरी बार अप्लाई करने में काफ़ी समय लगता है, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस डिले से बचने के लिए जो मैं आपको डिटेल्स बताया हूँ, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें।